एक बार अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जब भी आप रिजर्वेशन इस वर्ड के बारे में सुनते हैं, आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप इसे सोशल जस्टिस से रिलेट करते हैं, या फिर इरोजन ऑफ मेरिट से, या फिर आप इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखते हैं? टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप रिजर्वेशन के बारे में प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पर अक्सर लोग रिजर्वेशन को सिर्फ एक वोट बैंक स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल टूल की तरह ही देखते हैं। आपने भी देखा होगा कि इंडिया में हर साल नए ग्रुप्स आते हैं जो रिजर्वेशन की डिमांड करने लगते हैं, जिससे सोसाइटी में और फ्रिक्शन और डिवीजन क्रिएट होता है। कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया शायद इकलौती ऐसी कंट्री होगी जहां पर लोग अपने आप को और बैकवर्ड कहलाने के लिए लड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट सवाल खड़े होते हैं। पहला, कि क्या इंडिया को आज के टाइम पर भी रिजर्वेशन को और बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, या इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? और दूसरा, कि अगर रिजर्वेशन को कंटिन्यू होना भी है तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड होना चाहिए या इसे इकोनॉमिक बेसिस पर देना चाहिए? और रिजर्वेशन के बारे में समझना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको इम्पैक्ट करता है। चाहे स्कूल एडमिशन हो, कॉलेज एडमिशन हो, गवर्नमेंट जॉब हो, पॉलिटिक्स हो, देश का डेवलपमेंट हो, हर चीज को इम्पैक्ट करता है। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम रिजर्वेशन को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रिजर्वेशन का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। मुझे भी आज तक कई बार अपने नोट्स रेफर करने पड़ते हैं ये ध्यान रखने के लिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ था। तो रिजर्वेशन के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने के लिए इस पूरे वीडियो को हम 4 स्ट्रैटेजिक पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडिया में किस किस को किस रीजन से रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का, इसे हम विजुअली अच्छे से समझने वाले हैं। फिर ये देखेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है। एक बार जब हमारा ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर हम आएंगे इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर हम फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके 103rd अमेंडमेंट तक के, 1950 से लेके 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हुए इंडिया के ग्रैंड रिजर्वेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझने वाले। ये पार्ट इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब मुझे पता है इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर आप ना एक काम करिएगा, वीडियो स्टार्ट होने से लेके खत्म होने तक आप नोट्स बनाते जाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने पन्नों का नोट्स बनाया। और ये जो नोट्स ना, ये आप अगले 5-6 साल तक रेफर करते रहेंगे, ये इतने अच्छे नोट्स होने वाले। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और टाइम जरूर इन्वेस्ट करिएगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है तो कल जाके अपने दोस्तों को खुद अपनी नोट से समझाइएगा। प्यार का मुझे पता नहीं, पर लॉ समझाने से जरूर बढ़ता है। तो enjoy watching this video, it's going to be worth every second of your life। चलिए एक बार अच्छे से एक एक करके ये समझ लेते हैं कि इंडिया में किन किन को और किस रीजन से रिजर्वेशन दिया गया। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है शेड्यूल्ड कास्ट की। ये ना वो कम्युनिटीज है जिन्हें हिस्टोरिकली अनटचेबल कहा गया था, जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जो पूरी हायरार्की में सबसे नीचे आते थे। इनकी मंदिरों में एंट्री अलाउड नहीं थी, इनके पानी पीने के कुएं अलग होते थे, रहने की बस्तियां अलग होती थी। कई सारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स तो ऐसे थे जो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। ये वो कम्युनिटीज है जिन्होंने इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी ज्यादा सोशल और एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। तो इन कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें ऑफिशियली एज शेड्यूल्ड कास्ट रिकॉग्नाइज करता है और रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, ताकि इन कम्युनिटीज को भी एजुकेशन, जॉब और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। दूसरी कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। इनमें आते हैं वो लोग जो आदिवासी या ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ज्यादातर रिमोट एरिया में रहने वाले लोग या पहाड़ी या फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एरियाज। अब इन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? आइसोलेशन के कारण। देखो, ये जो कम्युनिटीज है ये हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली इतनी आइसोलेटेड एरियाज में रहती आ रही है कि मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को जो भी एडवांटेजेस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, इन कम्युनिटीज को भी उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इन्हें रिजर्वेशन दिया गया, ताकि इन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तीसरी कैटेगरी हो गई अदर बैकवर्ड क्लासेस की। अब इस कंसेप्ट का डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेस लाइन ना इसकी यही है कि वो लोग जो ना एससी कैटेगरी में आ रहे हैं, ना एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड तो है, तो उन्हें इंक्लूड किया जाता है ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ये हो गए। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। तो जब भी किसी को रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझना होता है या शॉर्ट में समझना होता है, 4 चीजों के बारे में जानना नॉन नेगोशिएबल है, बहुत 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 जरूरी है। क्या क्या? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस, इन चारों ही चीजों के बारे में हम थोड़ी देर में बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। इसके बाद चौथी कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। इसमें उन लोगों को कवर किया गया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग SC, ST और OBC कैटेगरी में कवर नहीं किए गए। ये पहला ऐसा टाइप ऑफ रिजर्वेशन है जो सोशल या एजुकेशनल बेसिस पे नहीं बल्कि सोलली इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। एकदम सिंपली कहा जाए तो EWS रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के उस सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि वो भी क्वालिटी एजुकेशन पा सके, अच्छी जॉब्स पा सके, ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड में आ सके। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि EWS रिजर्वेशन 2019 में आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नए प्रोविजंस ऐड किए गए। कौन कौन से? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ये दोनों प्रोविजन स्टेट को पावर देते हैं कि स्टेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स में, इंक्लूडिंग अप टू 10% रिजर्वेशन। हम रिजर्वेशन के जो 2 मेन टाइप्स होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो पहला होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन उन्हें दिया जाता है जिनके लिए इतिहास गवाह है, जो हिस्टोरिकली, सोशली और एजुकेशनली, मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बैकवर्ड है। तो अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो समझिए कि अगर ये बैकवर्ड क्लासेस है, इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, इन्हें नीचे से ऊपर लाने के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता है। एक एग्जांपल ले तो मानिए अगर ये एक सर्कल है तो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या करेगा, ये डिविजन्स क्रिएट करेगा सेपरेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो अगर 100 सीट्स है तो ये स्पेसिफिक सीट SC के लिए होंगी, फिर ST के लिए होंगी, OBC के लिए रहेंगी। ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनको दिया जाता है जो डिफरेंट कैटेगरीज में ही अंदर अनइक्वल फुटिंग पर है। फॉर एग्जांपल स्पेशली एबल्ड लोग हो गए, विमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन हो गए। तो इन अनइक्वल फुटिंग के लोगों को इक्वल स्टेटस पर लाने के लिए, इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। सेम एग्जांपल से अगर हम समझे तो जहां वर्टिकल रिजर्वेशन डिविजन्स क्रिएट करता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में नई कैटेगरीज नहीं बनाई जाती बल्कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में ही फर्दर डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर SC के लिए मान लीजिए इतनी सीट्स रिजर्व्ड है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या करेगा, वो उसी कैटेगरी में स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व कर लेगा कि इतनी विमेन कैंडिडेट्स के लिए फिक्स रहेगी, इतनी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए फिक्स रहेगी, इतनी एक्स सर्विसमैन के लिए फिक्स रहेगी, ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में नई कैटेगरी नहीं बनाई जाती, एग्जिस्टिंग कैटेगरी में ही फर्दर डिवीजन किया जाता है। तो ये हुआ वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। चलिए एक रियलिस्टिक एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम ना इस गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के थ्रू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको ये ब्रॉड कैटेगरीज नजर आएंगी, SC, ST, OBC, MBC, EWS की। ये हुआ आपका वर्टिकल रिजर्वेशन का एग्जाम्पल। ये किन्हें दिया जाता है, उन्हें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो इस गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के अनुसार अगर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए टोटल 247 सीट्स निकली है, तो उसमें SC के लिए टोटल 39 सीट्स, ST के लिए 29 सीट्स और OBC के लिए 51 सीट्स रिजर्व की गई है। इसी में हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी एग्जांपल समझते हैं। तो इन्हीं कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो फर्दर डिवीजन किया गया है फिजिकली डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए। ये हुआ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एग्जांपल। तो SC कैंडिडेट्स के लिए अगर टोटल 39 सीट्स रिजर्व की गई है, तो इसी में आगे डिवीजन होगा, इसी में से सीट्स निकाली जाएगी SC एक्स सर्विसमैन के लिए, SC फिजिकल डिसेबल्ड के लिए, और सेम सिस्टम अपनाया जाएगा ST, OBC, EWS के लिए। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एग्जांपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ना आपको वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, किन के लिए क्रिएट किया जाता है, और उसी में से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किन के लिए बनाया जाता है, ये आपको क्लियर होगा। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो देखो इंडिया में इन 3 जगह पे रिजर्वेशन दिया जाता है, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में और पॉलिटिक्स में। एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन का सेम लेवल ही मेंटेन किया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है पॉलिटिक्स में, जिसे हम बस थोड़ी देर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले। अभी ना एक जनरल आइडिया लेने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में रिजर्वेशन का क्या लेवल चल रहा है। तो देखो जनरल आइडिया ये था कि अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन और मेरिट सिस्टम के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए, ओवरऑल एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए रिजर्वेशन को 50% तक लिमिट किया जाएगा। अब इस 50% में शेड्यूल कास्ट को दिया गया 15% का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया 7.5% का रिजर्वेशन और अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया 27% का रिजर्वेशन। और इंदिरा साहनी के लैंडमार्क केस में यह कहा गया कि इन 3 कैटेगरीज को मिलने वाला रिजर्वेशन
50% की जो सीलिंग लिमिट है, जो अपर लिमिट है, उसे एक्सीड नहीं कर सकती, उसे ब्रीच नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टांसेस। अभी जो इंपॉर्टेंट केसेस की मैं नाम ऐसे कैजुअली ले रही हूँ, फोर्थ पार्ट में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब इस पे वापस आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन कैटेगरीज को जो परसेंटेज मिले हैं ये कैसे डिसाइड हुए? तो 1961 के डेटा को देखते हुए 1971 में इन परसेंटेजेस को फिक्स किया गया था। मतलब इन कैटेगरीज की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में परसेंटेजेस को फिक्स किया गया था, पीपीपी। अब 2019 में क्या होता है, 2019 में अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हिस्टोरिकल या सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे नहीं, कास्ट के बेसिस पे नहीं, बल्कि सोली इकोनॉमिक बेसिस पे फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का अलग से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तो हुआ सेंट्रल लेवल का रिजर्वेशन। अब आते हैं स्टेट्स पे। तो देखो, हर स्टेट का अपना खुद का सिस्टम होता है, अपना खुद का कैलकुलेशन होता है रिजर्वेशन देने का। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कुछ स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कि वो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन अनाउंस कर देते, 50-60% से भी ज्यादा का रिजर्वेशन दे देते। अब ये कैसे होता है? क्योंकि स्टेट के पास पावर होती है कि वो अपने एरिया के हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप के बेनिफिट के लिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए अपने स्टेट के लोगों के अनुसार उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। अब देखो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तो कितना भी रिजर्वेशन अनाउंस कर सकती है, लेकिन उस रिजर्वेशन को लीगली वैलिड होने के लिए, कोर्ट में स्टे होने के लिए ये जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो बैकवर्डनेस है उसे सही से जस्टिफाई करे, सोशल बैकवर्डनेस है, हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है, उसे अच्छे से जस्टिफाई करे, और ये भी बताए कि जो रिजर्वेशन वो अनाउंस कर रहे हैं उससे रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अचीव हो रहा है कि नहीं। कुछ सिस्टम्स होते हैं, तो अगर बैकवर्डनेस जस्टिफाई कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो जो बड़ा हुआ रिजर्वेशन है कोर्ट उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये हुआ स्टेट लेवल का रिजर्वेशन। अब इन तीनों ही कैटेगरीज में रिजर्वेशन आखिर किस लेवल पे अवेलेबल होता है ये समझते हैं। तो एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है वो एडमिशन के टाइम पर अवेलेबल होता है, वहीं जॉब्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के टाइम पर रिजर्वेशन अवेलेबल होता है। अब जॉब्स में ना एक और टाइप का रिजर्वेशन हमने पढ़ा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो कि सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ही अवेलेबल है जब वो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और ओवरऑल एफिशिएंसी वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी, जो कि है पॉलिटिक्स। ये ना इन दोनों कैटेगरी से बहुत डिफरेंट है, तो चलिए इसे समझते हैं। अब पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन 3 लेवल पे अवेलेबल होता है, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडीज। तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो रिजर्व सीट होती है, फिक्स सीट होती है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 और 332 में कहा गया है। लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, जिसके 2-3 रीजन दिए गए। सबसे पहला रीजन ये कहा जाता है कि एससी और एसटी कैटेगरी ने सिग्निफिकेंटली ज्यादा हिस्टोरिकल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, तो उनके पास ना गारंटीड सीट्स होनी चाहिए, एक तरीके का सेफ्टी नेट होना चाहिए कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो सके। दूसरा रीजन दिया जाता है पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन का। तो देखो, इंडिया में 50% की पॉपुलेशन ओबीसीज की है, और अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में स्पेशली ओबीसी कैटेगरी का एडिक्वेट, अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। इनफैक्ट सम वुड से कि काफी सारे डोमिनेंट लीडर्स भी ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो इन्हीं रीजंस की वजह से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में ओबीसी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहीं अगर हम लोकल बॉडीज मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में आए तो बहुत सारे स्टेट्स ने ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, गिवन कि कोर्ट भी उसे एक्सेप्ट करे। तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे ना जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन समझा था, तो इन तीनों ही लेवल पे एक और टाइप का रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्ले होता है। तो अगर हम पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली की बात करें तो वुमेन रिजर्वेशन वाला जो लॉ है वो पास हो चुका है, लेकिन वो सेंसस और डिलिमिटेशन होने के बाद एप्लीकेबल होगा। लेकिन लोकल बॉडीज में 33% वुमेन रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, इंप्लीमेंटेड है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर इस टाइमलाइन के थ्रू हम फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर 103rd अमेंडमेंट तक के सारे इंपॉर्टेंट केसेस और इवेंट को साथ में लेते हुए इंडिया के ग्रैंड रिजर्वेशन सिस्टम को एकदम अच्छे से, एकदम क्लियरली समझने वाले। और इस टाइमलाइन के खत्म होने तक अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐसे आंसर कर लेंगे, जैसे इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कब से इंट्रोड्यूस हुए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन कौन सी कमीशन कब बनेंगे, उन्होंने क्या रिकमेंड किया, ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन के लिए कब एलिजिबल माना गया और ये रिजर्वेशन कब से इंप्लीमेंट हुआ, क्या इंडिया में रिजर्वेशन इन प्रमोशन एप्लीकेबल है, क्या कंडीशंस है, और करंट स्टेट ऑफ रिजर्वेशन क्या है। ये सब कुछ समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ।
तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले साल के अंदर ही उसमें 3 बड़े चेंजेस किए गए थे। पहला चेंज जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, जिससे कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इंपैक्ट हुआ था। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे। और तीसरा, रिजर्वेशन से रिलेटेड था। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्टेट को पावर देता है कि वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एससी एसटी के प्रमोशन के लिए डिफरेंट प्रोविजंस बना सकता है। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे गया, क्या आपको पता है? तो पहले ना ये केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन का 1951 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे ट्रिगर होते हुए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो पहले हम इस केस को समझेंगे और फिर इस अमेंडमेंट को। तो हम आज के टॉपिक का सबसे पहला केस डिस्कस करने वाले। जनरली कॉलेज में जब रिजर्वेशन के नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं वो इसी केस से स्टार्ट होते हैं। केस का नाम है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दुराई राजन का। ये 1951 का केस है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रिलेटेबल है। चलिए समझते हैं। तो इस केस में क्या होता है, स्टेट ऑफ मद्रास ने अपने स्टेट के सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस पे फिक्स्ड कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिक्स्ड सीट्स इंट्रोड्यूस करी थी। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल कॉलेज में 20 सीट्स है तो उन्होंने कास्ट के बेसिस में 5 सीट्स ब्राह्मण के लिए, 5 नॉन ब्राह्मण के लिए, 5 मुस्लिम के लिए, 5 क्रिश्चियंस के लिए, 5 अदर्स के लिए, ऐसा कास्ट के बेसिस पे फिक्स्ड कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ये जो पूरा सिस्टम था इसका स्टूडेंट के मार्क्स से, मेरिट से, परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट का कहना ये था कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 46 के सपोर्ट में निकाला है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, ये स्टेट को पावर देता है कि वो अपने वीकर सेक्शंस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविजंस बना सकता है। तो इसी का सपोर्ट लेते हुए गवर्नमेंट ऑर्डर बनाया गया था। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, चंपकम दुराई राजन जिनका एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं फिर भी उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी की होती है और जनरल कैटेगरी की जो भी सीट्स होती है वो फुल हो गई होती है, बाकी कैटेगरी की सीट्स खाली होती है पर जनरल कैटेगरी की फिल हो चुकी थी, तो उनका एडमिशन नहीं होता है। तो गवर्नमेंट के इसी ऑर्डर को चंपकम दुराई राजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते ये कहते हुए कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये मेरे आर्टिकल 15 और 29 की वायलेशन में। अब ये दोनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि आप जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कर रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली इस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्रक डाउन किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, क्योंकि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। ध्यान दीजिए कि इस केस के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एग्जिस्ट नहीं करता था। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रही सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कि अगर कभी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में कोई क्लैश होता है तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स पैरामाउंट है और सैक्रोसैंक्ट है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना सब्सिडियरी रोल निभा रहे होते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट ओवरराइड और अब्रिज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर अगर कभी कोई क्लैश होगा तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। अब आपको पता है इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या था। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद इंडिया में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देना इम्पॉसिबल हो गया था। और नेहरू गवर्नमेंट इस डिसीजन से खुश नहीं थी, क्योंकि उनका कहना यह था कि सालों से हमारे देश में जो हिस्टोरिकल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, वो भी तो कास्ट की वजह से हो रही थी। तो अब जब इन बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने की बारी आ रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बारी आ रही है, तो वो भी तो कास्ट के बेसिस पे ही होना चाहिए। अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इलीगल हो जाएगा तो सोशल इक्वालिटी अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यही पॉइंट रखते हुए पार्लियामेंट ने पास किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो, इस फर्स्ट अमेंडमेंट से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, जिसे हम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज कहते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लियरली ये कहता है कि आप किसी भी इंसान का उसके जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज ऐड किया गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो स्टेट को पावर देता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मेनली एससीज और एसटीज के एडवांसमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर सकता है, उनके लिए स्पेसिफिकली वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एक तरीके का एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूल के लिए। तो फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार हुआ, फ्रेमवर्क तैयार हुआ, जिससे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए
कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लीगली परमिसिबल हुआ विदाउट वायलेटिंग ऑन राइट टू इक्वालिटी। तो ऑल इन ऑल फर्स्ट अमेंडमेंट और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल हो जब सभी लोग इक्वल फुटिंग पर हो, और इस अमेंडमेंट से इस जजमेंट को उलट कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। तो देश में रिजर्वेशन देने का सिस्टम तो बना दिया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी क्लियरली मेंशन ही नहीं था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आखिर होंगे कौन, और इन्हें ही आइडेंटिफाई करने के लिए 1953 में बनाई गई फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसके चेयरमैन थे काका कालेलकर, और इसलिए इस कमीशन को फेमसली काका कालेलकर कमीशन भी कहा जाता है। अब इस कमीशन के मेनली 3 काम थे। पहला, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सजेस्ट करना। और तीसरा, इन क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ये सजेस्ट करना। लगभग 2 साल तक काम करने के बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने 2400 कास्ट और कम्युनिटीज की लिस्ट प्रेजेंट की और ये कहा कि इंडिया में लगभग 70% पॉपुलेशन बैकवर्ड है, और इन क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी दिया, जैसे ट्रेड और कॉमर्स में कम पार्टिसिपेशन होना, गवर्नमेंट जॉब में कम रिप्रेजेंटेशन होना, एजुकेशन का कम एक्सेस होना, या फिर सोशल हायरार्की में एकदम नीचे आना। मेनली इस कमीशन ने कास्ट को मेन बेस मानते हुए अलग अलग लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन सजेस्ट किए, और ये भी कहा कि देश में बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए एक अलग मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि बैकवर्डनेस डिटरमाइन करने के लिए कास्ट सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, और भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होने चाहिए, जैसे ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, पावर्टी, रेसिडेंस, और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाना चाहिए। और ये कहते हुए काका कालेलकर कमीशन की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद सीधा 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए, जिसके लिए वो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसके चेयरमैन बनते हैं बीपी मंडल, जो फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके होते हैं, और इसलिए इस कमीशन को फेमसली मंडल कमीशन कहते हैं। तो जो पहली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी उसका नाम था काका कालेलकर, और सेकंड का नाम मंडल कमीशन। अब इस कमीशन की मेनली 2 काम थे। पहला, ये जानना कि बैकवर्ड क्लासेस आखिर कितनी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और दूसरा, उनके लिए रिजर्वेशन रेकमेंड करना। 2 साल तक प्रॉपर स्टडी करने के बाद मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और ये रेकमेंड करती है कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती है, और उनके लिए 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स रेकमेंड करती है। दूसरा, इस रिपोर्ट में कैरी फॉरवर्ड रूल की भी बात की गई। अब ये क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल इस साल अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10 सीट्स है, जिसमें से सिर्फ 6 ही फिल होती है। तो ये जो 4 सीट होगी ये लैप्स नहीं होगी, बल्कि अगले साल जो भी सीट्स अनाउंस होगी उस कोटे में ये 4 सीट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और ये सिस्टम आप 30 साल तक कर सकते हो। तो ये हुआ कैरी फॉरवर्ड रूल। तीसरा, उन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात की कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स में, एग्जाम में जो एज रिलैक्सेशन होता है वो सेम चीज OBC स्टूडेंट्स के साथ भी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें रिकमेंड की। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब तक मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करती तब तक मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर चुकी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में जैसी की तैसी पड़ी रही। अब इसके बाद 1990 में VP सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लेते हुए ये अनाउंस करते हैं कि अब से इंडिया में OBC कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिलेगा। कितना? 27% का। उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। पूरे देश में मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ सपोर्ट करने के, कुछ अपोज करने के लिए, लेकिन पूरा देश 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सेल्फ इमोलेशन भी कर लेते हैं इस डिसीजन को अपोज करते हुए। अब वो पार्ट जो मंडल कमीशन को 27% रिजर्वेशन को अपोज कर रहा होता है, वो इस डिसीजन को एंटी मेरिट, मेरिट के खिलाफ ट्रीट कर रहा होता है। वहीं दूसरा ग्रुप जो रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मायावती, मुलायम सिंह, ये सारे लोगों का कहना ये होता है कि बैकवर्ड कैटेगरी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। अब इन मैसिव प्रोटेस्ट के बीच में गवर्नमेंट के इस डिसीजन को और 27% रिजर्वेशन की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क केस में। चलिए समझते हैं। तो हम आज के टॉपिक का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले, तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें ओबीसी को मिलने वाला 27% रिजर्वेशन को क्वेश्चन किया गया था, इस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और कोर्ट के सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे। पहला, कोर्ट से पूछा गया कि क्या ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया क्या ये वैलिड है या नहीं। दूसरा, ये पूछा गया कि बैकवर्डनेस डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए
कि क्या कास्ट एक सोल क्राइटेरिया हो सकता है या नहीं। फिर पूछा गया कि जिन जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जा रहा है उन जॉब्स की एफिशिएंसी बचाने के लिए, मेरिट बचाने के लिए क्या रिजर्वेशन की कोई अपर लिमिट होगी या फिर आने वाले दिनों में रिजर्वेशन 90% तक भी पहुंच सकता है। फिर क्रीमी लेयर पे भी सवाल पूछा गया, इसके बारे में हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। और लास्टली ये पूछा गया कि क्या रिजर्वेशन सिर्फ एंट्री लेवल पे दी जाएगी या फिर ये प्रमोशन पे भी एप्लीकेबल होगा। अब इन क्वेश्चंस का जवाब देते हुए कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में दिया जा रहा है, तो ये वैलिड है। फिर कोर्ट ने ये कहा कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस डिटरमाइन करने के लिए कास्ट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, तो ये भी वैलिड है। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनेगा। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि एक हाथ में मेरिट सिस्टम है, जिन जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनकी एफिशिएंसी है, और दूसरे हाथ में रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो 50% की जो सीलिंग लिमिट है, जो अपर लिमिट है, उसे क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में एक अपर लिमिट, कैपिंग लिमिट डिसाइड की गई थी कि रिजर्वेशन सारी कैटेगरी का मिलाते हुए 50% की जो सीलिंग लिमिट है उसे ब्रीच नहीं कर सकता। क्यों? ताकि मेरिट सिस्टम और रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दोनों बैलेंस हो सके। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन दिया गया था कि रेयर सर्कमस्टांसेस में ये एक्सीड कर सकता है। अब इसका क्या हुआ ये भी हम आगे वाले केसेस में समझने वाले हैं। इसके बाद क्रीमी लेयर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन था कि क्या ओबीसी कैटेगरी में आने वाले सारे ही लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कोर्ट ने इंदिरा गांधी के केस में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट डिफाइन करते हुए ये कहा कि ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करने वाले वो लोग जो सोशली और एजुकेशनली एडवांस हो चुके हैं, फॉरवर्ड जा चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्यों? ताकि जो ट्रूली डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो ट्रूली बैकवर्ड है, उन तक रिजर्वेशन के बेनिफिट मिल सके। तो क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि वो लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, सोशली और एजुकेशनली एडवांस हो चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन के सिस्टम से हटा दिया जाए ताकि वो लोग जो सच में बैकवर्ड है उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन के क्वेश्चन को नेगेटिवली आंसर करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एंट्री लेवल पे ही दिया जाएगा। ये क्यों कहा? कोर्ट का कहना यह था कि कैंडिडेट को एक लेवल तक ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है, उसके बाद कैंडिडेट को खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। तो प्रमोशन के क्वेश्चन को नेगेटिवली आंसर किया। अब इसका कौन से अमेंडमेंट से क्या चेंज हुआ उसे भी हम बस थोड़ी ही देर में समझने वाले। एक एडिशनल चीज जो इस केस में डिसाइड की गई वो ये कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की एक परमानेंट बॉडी भी एस्टैब्लिश की गई। तो ऑल इन ऑल अगर आपको इंदिरा साहनी केस को 2-3 पॉइंट से ही याद रखना है तो आप सबसे पहले ये याद रखिए कि 27% रिजर्वेशन को वैलिड कहा गया था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस से ही 50% की सीलिंग लिमिट डिसाइड की गई थी। और तीसरा, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि वो लोग जो सोशल और एजुकेशनली एडवांस हो चुके हैं उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब जब हमारी जुडिशरी कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर करती है, वैसे ही दूर कहीं हमारी पार्लियामेंट उस जजमेंट को सपोर्ट करने के लिए या फिर उसे अपोज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर देती है। तो जैसे ही जुडिशरी ने इंदिरा साहनी का लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया, वैसे ही पार्लियामेंट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन से? 77th अमेंडमेंट, 81st और 85th अमेंडमेंट। इन तीनों को ही रिजर्वेशन टॉपिक के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को इन जनरल समझने के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम इन तीनों को ही बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम फर्स्ट फ्री तरीके से समझने वाले। चलो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन याद है जिसे इंदिरा साहनी जजमेंट में नेगेटिवली आंसर किया गया था। वो क्या था कि इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ इनिशियल रिक्रूटमेंट के टाइम पर ही मिलेगा। लेकिन इस जजमेंट की वजह से ना गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, ये कि रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है। बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, मेनली उन्हें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ इनिशियल रिक्रूटमेंट में दिया जाएगा, प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, तो जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं वो सिर्फ एक लेवल तक आके रुक जाएंगे। अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं आ पाएंगे, जिससे रिजर्वेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिफीट होगा। अब इसी टाइम पर 1995 में आती है पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करती है 77th अमेंडमेंट, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4)(a) को ऐड किया जाता है, जो क्या कहता है, वो स्टेट को पावर देता है कि वो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान दीजिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए नहीं, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कर सकते हैं, गिवन कि वो ये दिखा दे कि उनकी स्टेट में
जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, वो अच्छे से रिप्रेजेंटेड नहीं है, अगर वो ये दिखा देंगे तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंदिरा साहनी जजमेंट में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को मना किया गया था। 77th अमेंडमेंट से आर्टिकल 16(4)A ऐड करके प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ कर दिया गया। तो ये था 77th अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट है 81st अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा साहनी के जजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी सीलिंग लिमिट के बारे में। इंदिरा साहनी जजमेंट ने ये कहा कि SC, ST, OBC कैटेगरी के रिजर्वेशन को मिलाने के बाद भी वो 50% की जो सीलिंग लिमिट है, जो अपर लिमिट है, उसे ब्रीच नहीं कर सकते। क्यों? मेरिट सिस्टम को और रिजर्वेशन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए 50% की सीलिंग लिमिट डिसाइड की गई थी। अब मंडल कमीशन डिस्कस करते वक्त हमने ये टर्म सुना था कैरी फॉरवर्ड रूल। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तभी आपको क्या प्रॉब्लम हुई और क्या सोल्यूशन निकाला गया समझ में आएगा। मान लो कि 2025 में किसी एग्जाम में SC कैंडिडेट्स के लिए 10 सीट्स की वैकेंसी निकलती है। अब इस साल सिर्फ 4 सीट ही फिल हो पाती है, 6 सीट बच जाती है। तो अगले साल क्या होगा? 2026 में उसी एग्जाम के लिए SC कैंडिडेट्स के लिए उस साल की 10 सीट्स तो निकलेगी ही निकलेगी, प्लस जो 6 सीट्स बच गई थी, अनफिल्ड थी, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 10 सीट्स की फ्रेश वैकेंसी प्लस 6 सीट की बैकलॉग वैकेंसी जो पिछले साल की थी, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल था, इस वजह से क्या हो रहा था, 10+6 ऐसा करते करते ये 50% की सीलिंग लिमिट एक्सीड करी थी, जो इलीगल हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए 81st अमेंडमेंट लाया गया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया आर्टिकल 16(4)B को। अब ये क्या कहता है कि हर साल जो भी फ्रेश वैकेंसी निकलेगी, जैसे 2026 की जो 10 सीट की वैकेंसी निकली, इसे 50% की सीलिंग लिमिट वाला टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ये 50% को एक्सीड नहीं कर सकती। लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी होगी उस पे 50% का टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल वाली सीट है, जो बैकलॉग वैकेंसी वाली 6 सीट्स है, इसे आप सेपरेट कैटेगरी की तरह ट्रीट करोगे। तो सिर्फ ये जो फ्रेश वैकेंसी है, इस पे 50% वाला रूल अप्लाई होगा। बैकलॉग वैकेंसी को आप सेपरेट कैटेगरी देखोगे, उस पे 50% का टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो 81st अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4)B ऐड किया गया, जो ये कहता है कि जो 50% की जो सीलिंग लिमिट है, वो सिर्फ फ्रेश वैकेंसी में अप्लाई होगी, बैकलॉग वैकेंसी में नहीं। उसे आप सेपरेट कैटेगरी की तरह ट्रीट करोगे। तो ये था 81st अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट है 85th अमेंडमेंट, जो बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनिएगा। तो देखो 77th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अलाउ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 16(4)A को ऐड किया गया था। अब इसी आर्टिकल 16(4)A में 85th अमेंडमेंट के थ्रू बस एक नया टर्म कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को ऐड किया गया था। तो इन दो अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे के पूरे नए आर्टिकल्स को ऐड किया गया था, लेकिन इस अमेंडमेंट में कोई नया आर्टिकल नहीं इंसर्ट किया गया, बल्कि एग्जिस्टिंग आर्टिकल में बस एक नया टर्म कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को ऐड किया गया। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं जया और सुषमा का। जया जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट है और सुषमा रिजर्व कैटेगरी की स्टूडेंट है। तो जब लेवल 1 में रिक्रूटमेंट की बारी आती है, जया का पहले अपॉइंटमेंट हो जाता है, कुछ टाइम बाद सुषमा का होता है। तो लेवल 1 में सीनियर कौन हुई? जया हुई। अब जब लेवल 2 में प्रमोशन की बारी आती है, तो रिजर्व कैटेगरी की सीट वेकेंट होती है, सुषमा का पहले प्रमोशन हो जाता है, कुछ साल बाद जया का होता है। अब इस पॉइंट पे आप अच्छे से समझिए, 85th अमेंडमेंट से पहले क्या हो रहा था। लेवल 3 में जब प्रमोशन की बारी आ रही है, तो ये देखा जाता था, 85th अमेंडमेंट से पहले ये देखा जाता था कि ओवरऑल जॉब में कौन सीनियर है। तो ओवरऑल तो पहले जया का पहले अपॉइंटमेंट हुआ था, तो ओवरऑल जॉब में सीनियर कौन हुई? जया हुई। तो लेवल 3 के लिए जया को कंसिडर किया जाता था। पर इसी लॉजिक से ना हर बार जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में पहुंच पाते थे, जिससे कि ओवरऑल रिजर्वेशन का जो गोल है वो डिफीट हो रहा था। तो 85th अमेंडमेंट से जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी लाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस लेवल के प्रमोशन की बात हो रही है, उसके जस्ट पहले इफेक्टिवली सीनियर कौन है। तो लेवल 2 में तो पहले सुषमा पहुंची थी, बाद में जया पहुंची थी। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ये कह रहा है कि जिस लेवल के प्रमोशन की बात हो रही है, उसके जस्ट पहले कौन सीनियर है, सुषमा सीनियर है, तो उसे मौका दिया जाएगा। तो ये हुआ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, जो टर्म 16(4)A में ऐड किया गया 85th अमेंडमेंट के थ्रू। अब एक और चीज, तो जब जब हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करती है, तब तब उन अमेंडमेंट की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो बिल्कुल इस बार भी ऐसा ही हुआ। 77th, 81st और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, स्पेसिफिकली आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया। अब ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसमें ना अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन के और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बीच में एक इफेक्टिव बैलेंस एस्टैब्लिश किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही अमेंडमेंट्स को, आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B को और रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा।
ये सही है ये कहा। साथ ही में ये कहा कि जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के प्रोविजंस है ना, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, कंपलसरी नहीं। मतलब क्या हुआ कि स्टेट के लिए कंपल्शन नहीं है कि उन्होंने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोवाइड करना ही है, बल्कि अगर किसी स्टेट को ये लगता है कि उनके यहाँ SC ST कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है, कंपल्सरी नहीं है। पर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो सबसे डिस्टिंक्ट, सबसे मेन चीज है वो ये कि उन्होंने ये कहा कि जिस स्टेट को रिजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोवाइड करना है उन्हें पहले ये 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस क्या है उसे समझते हैं। तो पहला हो गया बैकवर्डनेस का टेस्ट। तो जिस भी स्टेट को रिजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोवाइड करनी है पहले उन्हें क्वांटिफाइबल डेटा प्रोड्यूस करना होगा, ये बताने के लिए कि उनके स्टेट में जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं वो अभी भी बैकवर्ड है। तो हर बार क्वांटिफाइबल डेटा देना होगा बैकवर्डनेस का। दूसरा ये बताना होगा कि जिन स्पेसिफिक पोस्ट में, पोजीशन में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की डिमांड की जा रही है वहां पे SC ST कम्युनिटी का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, ये बताना होगा। और तीसरा ये इंश्योर करना होगा कि जिन पोस्ट के प्रमोशन पे रिजर्वेशन की डिमांड की जा रही है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, वो इंपैक्ट ना हो। जैसा कि आर्टिकल 335 में भी कहा गया है, रिजर्वेशन और मेरिट सिस्टम के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये थे एम नागराज केस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखने में तो ये केस एकदम सही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम जा रही थी इस एक टेस्ट को लेके, इस एक कंडीशन को लेके। क्यों? देखो, जब भी कोई स्टेट किसी पोस्ट को लेके, किसी सर्विस को लेके रिजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोवाइड करने का सोचता, पहले ना उन्हें डेटा ढूंढने निकलना पड़ता कि उनके स्टेट में जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं वो ट्रूली बैकवर्ड है या नहीं। तो एक तरीके से ना ये जो टेस्ट है ये प्रो रिजर्वेशन नहीं होता बल्कि अ हर्डल टू रिजर्वेशन होता। और वैसे भी एम नागराज का जो केस है उसे बहुत सारे केसेस में चैलेंज किया जाता है, इस कंडीशन की वैलिडिटी को भी बहुत जगह चैलेंज किया जाता है। ये सब कुछ सेटल हुआ जर्नैल सिंह के केस में। तो देखो, एम नागराज का केस है 2006 का और जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस है 2018 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, काफी रीसेंट है। समझते हैं कि इसे जानना क्यों जरूरी है। देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की वैलिडिटी को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। प्लस इस केस में क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट दिया गया। तो देखो, सबसे पहले तो कोर्ट ने क्या कहा कि SC ST कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से दिया गया है। हिस्टोरिकली उनके साथ जो गलत हुआ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी हुई, उस कंटेक्स्ट से उनको रिजर्वेशन मिलता है, बैकवर्ड ट्रीट किया जाता है। तो ये जो बैकवर्डनेस है ना, ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से ये डीम्ड बैकवर्डनेस है। स्टेट को हर बार डेटा निकाल के प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो अभी भी बैकवर्ड है या नहीं। तो जर्नैल सिंह के केस में ये जो एक टेस्ट है इसको हटा दिया गया। अब अगर किसी भी स्टेट को रिजर्वेशन प्रमोशन प्रोवाइड करना है तो सिर्फ ये 2 टेस्ट सेटिस्फाई करने होते, ये हटा दिया गया था। दूसरा, क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में आते। तो आपको याद है इंदिरा साहनी के केस में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या OBC कैटेगरी में बिलोंग करने वाले हर एक इंसान को रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलेंगे? इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था नहीं, OBC कैटेगरी में बिलोंग करने वाले वो लोग जो सोशली और एजुकेशनली एडवांस हो चुके हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्यों? ताकि जो ट्रूली डिसएडवांटेज ग्रुप है उन तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंच सके। लेकिन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है ना, ये OBC कैटेगरी तक ही रेस्ट्रिक्टेड था। SC ST कैटेगरी को इससे इम्यूनिटी मिली थी। लेकिन जर्नैल सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे OBC कैटेगरी हो, SC हो या ST हो, हर कैटेगरी, हर कम्युनिटी में बिलोंग करने वाले वीकेस्ट जो लोग हैं उन तक रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंच सके। इसलिए जरूरी है कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट OBC के साथ साथ SC और ST कैटेगरी में भी अप्लाई होना चाहिए। तो एम नागराज के केस में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को वैलिड कहा गया था, ये 3 कंडीशंस दिए गए थे। लेकिन इस एक चीज को करेक्ट करने के लिए आया जर्नैल सिंह का केस। तो जर्नैल सिंह के केस में एम नागराज केस को करेक्ट किया गया था। अब यहाँ पर एक और लेटेस्ट केस की बात करते हैं, 2024 के स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह के केस के, जिसको फेमसली SC ST सब क्लासिफिकेशन केस कहते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने SC और ST कैटेगरी के सब क्लासिफिकेशन को अलाउ करते हुए बेसिकली इन कैटेगरीज को सब ग्रुप्स में डिवाइड करने की परमिशन दी। क्यों? ताकि इन ग्रुप्स में भी जो मोर बैकवर्ड है, मोर वल्नरेबल है, वो आइडेंटिफाई हो सके। बेसिकली जर्नैल सिंह में SC ST कैटेगरी पे जो क्रीमी लेयर एप्लीकेशन की बात की गई थी उसी की परमिशन देते हुए 2024 में कोर्ट ने फिर से SC ST कैटेगरी पे
क्रीमी लेयर एप्लीकेशन की परमिशन दी, ताकि इनका सब क्लासिफिकेशन हो सके, मोर बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई हो सके, ताकि जो सबसे नीडी ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप है, उन तक रिजर्वेशन के बेनिफिट पहुंच सके। तो ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी तक इंडिया में क्या हो रहा था कि या तो सोशल या तो एजुकेशन, मेनली कास्ट के बेसिस पे ही रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जैसे कि SC, ST और OBC कैटेगरी को दिया जा रहा था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, जब मोदी गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब हम ना कास्ट के बेसिस पर नहीं, बल्कि सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट पास करती है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 ऐड किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्टेट को पावर देते हैं कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप टू 10% का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो 103rd अमेंडमेंट के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पूरा फाइनेंशियल क्राइटेरिया दिया गया कि किनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाएगा। फाइनेंशियली कमजोर लोगों के लिए अप टू 10% तक का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? ताकि वो लोग जो सिर्फ गरीबी के कारण इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, उन्हें भी मौका मिल सके। अब ये जो EWS का 10% का रिजर्वेशन है, इसमें किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के लोग इंक्लूड हो सकते हैं। बस इसमें ना SC, ST और OBC कैटेगरी को एक्सक्लूड किया गया। क्यों एक्सक्लूड किया गया? क्योंकि इन्हें तो ऑलरेडी रिजर्वेशन के बेनिफिट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हें डबल बेनिफिट ना मिले, इसलिए इन्हें एक्सक्लूड किया गया। अब प्रॉब्लम क्या आई थी कि 2019 से पहले इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो 50% के अंदर था, लेकिन 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया का टोटल रिजर्वेशन कोटा पहुंच जाता है 59.5% पे, जो प्रॉब्लमैटिक था। अब हमने क्या देखा है कि जब भी पार्लियामेंट कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पास करती है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो 103rd अमेंडमेंट इन प्रोविजंस की वैलिडिटी पर 20 से ज्यादा पिटिशंस फाइल किए गए थे इन्हें चैलेंज करते हुए, जिन सबको सुना गया जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। चलिए इसे समझते हैं। तो देखो, जनहित अभियान के केस में 103rd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया मेनली इन 3 क्वेश्चन के बेसिस पे। पहला ये पूछा गया कि सोशल, एजुकेशन, मेनली कास्ट के क्राइटेरिया को पूरी तरीके से छोड़ते हुए सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन देना, क्या ये सही होगा? दूसरा ये पूछा गया कि SC, ST, OBC कैटेगरी को EWS रिजर्वेशन के बेनिफिट से एक्सक्लूड करना पूरी तरीके से, क्या वो वैलिड है? और तीसरा ये कहा गया, देखो इंदिरा साहनी के केस में ये क्लियरली कहा गया था कि रिजर्वेशन किसी भी हाल में 50% की सीलिंग एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन EWS रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद इंडिया का टोटल रिजर्वेशन तो 50% से बहुत ऊपर पहुंच गया, तो क्या ये वैलिड होगा? तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 3:2 की मेजोरिटी से 103rd अमेंडमेंट को EWS कैटेगरी के लिए इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन को आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 को वैलिड है ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है ये कहा। अब क्या रीजन डिसाइन किए वो समझते हैं। पहले क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो रिजर्वेशन देने के लिए नई कैटेगरी और नई क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक अच्छा क्राइटेरिया है। रीजन क्या है? फाइनेंशियल कमजोर लोग, वो लोग जो गरीबी के कारण इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं ले पा रहे, उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये सही है, ये वैलिड है। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक वैलिड क्राइटेरिया। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो नई कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, अगर EWS रिजर्वेशन की वजह से SC, ST, OBC कैटेगरी को मिलने वाला रिजर्वेशन अगर इम्पैक्ट हो रहा होता तो ये गलत होता, लेकिन ये जो नया रिजर्वेशन है इससे इनके कोटे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि एक नई कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो SC, ST, OBC कैटेगरी को EWS रिजर्वेशन से एक्सक्लूड इसलिए किया गया है ताकि इन्हें डबल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ना मिले और इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को इसके बेनिफिट मिल सके, इसलिए इनका एक्सक्लूजन भी सही है। और तीसरे क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा साहनी के केस में क्लियरली कहा कि SC प्लस ST प्लस OBC कैटेगरी को मिलने वाला जो रिजर्वेशन है, इन 3 कैटेगरी का रिजर्वेशन 50% एक्सीड नहीं कर सकता, जो कि अभी भी नहीं करा। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि एक स्पेशल कैटेगरी कार्व आउट नहीं कर सकती, एक सेपरेट कैटेगरी नहीं बन सकती। तो 50% का जो सीलिंग रूल है वो इन 3 कैटेगरी के लिए है, एक सेपरेट कैटेगरी अलग से एग्जिस्ट कर सकती है। तो EWS रिजर्वेशन 50% के सीलिंग रूल को एक्सीड नहीं कर रहा है। वैसे आपको पता है, कोई भी वीडियो बनाने के बाद मेरा और मेरी पूरी टीम का सबसे फेवरेट काम क्या है? आप सबके कमेंट्स पढ़ना, किसको क्या चीज पसंद आई, किसका क्या सजेशन है, किसको कहाँ डाउट है। तो अगर आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, प्लीज राइट बैक टू अस। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड वी एट फिनोलॉजी लीगल लव ऑल थिंग्स लीगल। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो, डू राइट बैक टू अस एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।